वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। मैं डीके सर। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास के साथ प्रेजेंट हूँ। आप सभी अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके अन्य वीडियो भी आपको रेगुलर प्राप्त होते रहे। देखिए, आमतौर पे जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज हमारे लिए स्टार्टिंग प्रोग्राम होता है। इसके बिना हम ऑफिस का कोई काम नहीं कर सकते। कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर कई पैकेज आता है, कई प्रोग्राम आता है, जिसमें से आप एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ें। इसके थ्रू हम लोग सीखे हैं डॉक्यूमेंटेशन करना। कोई कागजी चीज अगर बनाना हो कॉपी पर से उतार करके, तो हम लोग वर्ड के थ्रू बना सकते हैं। चाहे वो बायोडाटा हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो अटेंडेंस शीट हो, है ना, या किसी चीज का रिपोर्ट हो, वो सब आप बना सकते हैं देख कर। अब हम लोग सीखेंगे हिसाब किताब का, कैलकुलेशन करना। जो काम कैलकुलेटर से करते थे, अब वो काम हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से करें। ये स्पेशली कैलकुलेशन पर आधारित सॉफ्टवेयर है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग है। इसको सीख करके आप आराम से डाटा एंट्री का काम और कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट का डाटा एंट्री वाला काम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या है आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक कैलकुलेशन पर आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी इसमें मूल रूप से हिसाब किताब का काम होता है, चाहे वो साधारण हो या कॉम्प्लेक्स हो, भारी भरकम सवाल हो या हल्का सवाल हो, सब होता है इसमें। इसका इस्तेमाल कर हम मैथमेटिकल तथा लॉजिकल दोनों कैलकुलेशन करते हैं। जो कंप्यूटर का अपना बेसिक वर्क है कि यह मैथमेटिकल अर्थात गणितीय, जोड़ घटाव गुणा भाग, और लॉजिकल अर्थात कंपेयर करना, ग्रेटर देन लेस देन, इन दोनों तरह के काम को कंप्यूटर कर सकता है बखूबी। आमतौर पे यह कंपोनेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ये सवाल में पूछा भी जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किसका कंपोनेंट है? ऑफिस का। वर्ड में भी वैसे ही है, वर्ड किसका कंपोनेंट है? एक्सेल का। आगे भी हम पढ़ेंगे पावर पॉइंट किसका पैकेज है? ऑफिस का। यानी एक एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर अगर ले लेते हैं तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब आ जाएगा एक साथ। आमतौर पे यह बिजनेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है। इसका हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। किस काम के लिए? बिल बनाने के लिए, प्राइस लिस्ट बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए, ग्राफ, और सैलरी शीट बनाने के लिए अथवा मार्कशीट बनाने के लिए, इन सब काम को हम कर सकते हैं। वैसे ये सब चीज बेसिक एक्सेल में आता है। एडवांस एक्सेल में आप जाएंगे तो आप और भी इससे ज्यादा चीजें सीखेंगे और आपको सिखाया जाएगा। जैसे भी लुकअप, है ना, एक्स लुकअप, ये सब फंक्शन है। भी स्टैक, एच स्टैक, ये सब फंक्शन है। पाइवट टेबल, डाटा वैलिडेशन, कंसोलिडेशन, ये सब चीजें आप एडवांस एक्सेल के अंतर्गत सीखेंगे और आपको सिखाया जाएगा। इसी में आगे दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल है उसे वर्कबुक के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये लाइन को याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो फाइल है वो वर्कबुक कहलाता है। और डाटा जो कि इस वर्कबुक में वर्कशीट के रूप में रहता है। जैसे किसी किताब में पन्ना के रूप में डाटा होता है, उसी तरह उसमें जो पन्ना होता है उसको वर्कशीट कहते हैं। बहुत सारा पन्ना का जो समूह होगा उसको वर्कबुक कहेंगे। वर्कबुक एक फाइल है जिसमें बहुत सारा शीट रहेगा। वर्कशीट को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं अथवा सीट भी सीधे कह सकते हैं। वर्कशीट को, वर्कशीट का मतलब वर्क स्पेस एरिया जिसमें काम करते हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट अथवा सीधे सीट भी कह सकते हैं। आमतौर पे यह वर्क स्पेस एरिया होता है जहां रो और कॉलम के रूप में डाटा को रखा जाता है। प्रत्येक शीट में 16,384 कॉलम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप पढ़े हैं 63 कॉलम होता है। इसमें 16,384 कॉलम एक्सेल, है ना, यानी 16,000 उससे ज्यादा है।
और 10,48,576 रो होता है, उसमें 32,767 था, यानी उससे 10 लाख ज्यादा है ना। रो का मतलब लाइन, कॉलम का मतलब वर्ग, यही होता है। तो वही है, इसमें कॉलम और रो की संख्या इस प्रकार है, इसे याद रखिएगा, एग्जाम में भी ये टॉपिक रहता है कि रो और कॉलम की संख्या क्या होती है। बीपीएससी के एग्जाम में ही पूछे हुआ था रो कॉलम, टीचर वाले एग्जाम। समझ लीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए रो और कॉलम की संख्या याद रखना है। 65,000, ये 32,767 वर्ड में था। एक्सेल में 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो। ये एक सीट का एरिया इतना बड़ा होता है। किसी कॉलम की जो चौड़ाई होती है, जिसमें हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं, उसका चौड़ाई क्या होता है? आमतौर पे 8.43 पिक्सल होता है, 8.43 पिक्सल होगा। और इसका जो हाइट है, ये 12.75 पुराना आंकड़ा है, अब नया है 15। 15 जो है इसका न्यू है, आप लिख लीजिए। हाइट में 15, 12.75 की जगह 15। क्यों? .xlsx इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्कबुक, है ना। फाइल एक्सटेंशन जो है .xlsx होता है। किसका? वर्कबुक का, अर्थात वर्ड का फाइल जैसे डॉक्स था ना, docx, उसी तरह एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन होता है DOCSX, डॉक्स। ठीक है। अगर आप कोई एक्सेल का सीट यूज करते हैं तो उसमें नया सीट अगर लेते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F11। यह एग्जाम का भी क्वेश्चन है, उसको याद रखिए। नया सीट कैसे लाएंगे? तो शिफ्ट प्लस F11 होता है। शिफ्ट प्लस F11 से होता है न्यू सीट। अच्छा, इसमें देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तीन तरह के काम हम करते हैं। कैलकुलेशन की बात अगर करें तो उसमें तीन तरह का ऑपरेशन होता है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन, दूसरा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, तीसरा है कंपैरिजन ऑपरेशन, चौथा है लॉजिकल ऑपरेशन। देखिए, पहला है अरिथमेटिक ऑपरेशन, इसी को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहेंगे। दूसरा है कंपैरिजन, जिसको लॉजिकल अथवा रिलेशनल ऑपरेशन भी कहेंगे। और तीसरा होता है रेफरेंस। तीन ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिक, कंपैरिजन और रेफरेंस। इसी का दूसरा नाम मैथमेटिकल भी है, इसी का दूसरा नाम लॉजिकल और रिलेशनल भी है, और इसको रेफरेंस कहते हैं। तीन टाइप, तीनों का अलग अलग व्याख्या है। अरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थात जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज, ये सब जो है, पावर, ये सब कहलाता है अरिथमेटिक ऑपरेशन। जोड़ घटाव का तो साइन वही है, गुना का चिन्ह में स्टार बनता है, कंप्यूटर में गुना का चिन्ह स्टार होता है, भाग में स्लैश लगता है, और परसेंट का साइन तो फिर वही है, इसको मॉडुलस भी कहा जाता है। और स्टार को जो है, मल्टीप्लाई को एस्टेरिस्क बोलते हैं।
एस्टेरिस्क, ASTERISK, एस्टेरिस्क नाम है, गुना बोलते हैं उसको। तो ऐसा ही लिखते हैं। ये डिवाइड का साइन है, ये परसेंट का है, ये वाला कैरेट है। कैरेट का मतलब पावर होता है। ये पावर निकालने का काम करता है। ये जोड़ का एग्जांपल है आमतौर पे। कंपैरिजन ऑपरेशन किसको कहेंगे? साधारण कैलकुलेशन का काम अरिथमेटिक के अंतर्गत होगा। कंपैरिजन सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशन इस टाइप में किए जाते हैं। लॉजिकल का मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, और आमतौर पे ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह से कंप्यूटर में लिखाता है। ग्रेटर देन लिख के तब इक्वल टू। कॉपी पर तो ग्रेटर देन लिख के उसी में ऐसे एक लाइन बढ़ा देते हैं, हो गया। कंप्यूटर में वैसा नहीं होता है, कंप्यूटर में अलग अलग। फिर इस एक ही साथ लिखना है, स्पेस नहीं देना है बीच में, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू का क्या मतलब? इक्वल टू, ये सब कंपैरिजन ऑपरेशन है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई नंबर है 5 और ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है, ये नहीं बता रहा है कि ये 5 इससे बड़ा है। यह चेक करना है कि 5 उससे बड़ा है कि नहीं। इसका आंसर कंप्यूटर डिसीजन लेके बताएगा। लिखने का मतलब ये नहीं कि वो बड़ा है। उसी तरह 5 इक्वल टू 4 अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 4 के बराबर है। क्या 5 4 के बराबर है या नहीं? उसका आंसर हाँ या ना में होगा। यानी ये जो ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट यस और नो में होता है, याद रखना है। यानी यह एक कंडीशनल स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है। ये सब कंडीशन में भाग लेता है। उदाहरण के लिए, 2 बड़ा है 4 से, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब थोड़ी 2 बड़ा हो गया 4 से। यह चेक करके बताएगा क्या 2 4 से बड़ा है या नहीं। उसका आंसर लिखना है, ट्रू या फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स होगा। जो नहीं है बड़ा, उसका रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स, यानी नो। फिर नीचे, 4 क्या 2 से बड़ा है 4 2 से बड़ा है, ट्रू रहेगा। ये लॉजिकल ऑपरेशन का पार्ट है। रेफरेंस किसको कहेंगे? रेफरेंस में आमतौर पे सेल को ग्रुप करके दिखाते हैं, उसको रेंज भी कहा जाता है। उसमें दो तरह का सिंबल आएगा, एक तो कोलोन आएगा, शिफ्ट के साथ जो दबाइएगा ना, एल के बगल वाला, तो ऊपर वाला डॉट डॉट आएगा, वो कोलोन कहलाता है। और ये से उसका मतलब पढ़ा जाता है। C4:C10 अगर लिखते हैं, इसका मतलब C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10 सब हो गए। सिर्फ एक कॉलन लगाने से उसका मतलब से, यानी से लेकर वहां तक लगातार, है ना। तो वही है, कोलन का मतलब से होता है। एंड दूसरा है कॉमा। कॉमा का मतलब होता है तथा। यानी C4, C10 का मतलब कै ठो सेल? केवल दो ठो, C4 और C10, बीच में कोई नहीं। C4:C10 का मतलब बीच का सब नहीं लिखा हुआ है। 5, तो 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 8 9 भी आएगा, 10 तो है ही है लिखा हुआ। समझ गया ना? ये रेंज ऑपरेटर है। अब यहाँ पे किरण चौक से महानसा चौक लिखा है, तो K:M है बीच में। किरण चौक तथा महानसा चौक है, तो बीच में कॉमा है। नहीं, इसको ऐसे समझाने के। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जिसकी मदद से हम अपने काम को आसान बनाएंगे, तो इसे आपको याद करना है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो नीचे का पेज देख सकते हैं, जैसे अभी जो पेज दिख रहा है, और नीचे मुझे जाना है। पेज डाउन करने से क्या होगा? नीचे वाला पेज, एक्चुअली पेज डाउन करने से ऊपर से नीचे की तरफ होगा। पेज अप करने से ऊपर की तरफ होगा। पेज अप करेंगे तो नीचे का पेज दिखेगा, अब पेज डाउन करेंगे तो ऊपर का पेज दिखेगा। यही तरीका है। शिफ्ट के साथ पेज डाउन से सीट ऊपर होता है ना। पेज अप से पेज नीचे आएगा। कंट्रोल के साथ पेज डाउन से अगला सीट में जाते हैं, एक सीट से दूसरा सीट। वैसे कोई फाइल अगर आप बनाएंगे एक्सेल में,
तो बाय डिफॉल्ट एक तो उसमें सीट रहता ही है कम से कम। और बाद में आप चाहे तो जितना सीट उतना बढ़ा सकते हैं। कैसे? सीट कैसे बढ़ेगा? शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे ना, नया सीट है। चलिए कुछ एग्जांपल भी देखते चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये खुला, यहाँ से नया सीट ले सकते हैं। यहाँ आ गया नया वर्कबुक, इसमें सीट 1 दिया हुआ है ना यहाँ नीचे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? सीट 2 आ गया, फिर सीट 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 9 आ जाएगा। जितना बार दबाएंगे शिफ्ट के साथ F11 वो बढ़ेगा। और इसमें जो प्लस का साइन यहाँ देख रहे हैं ना, अगर आप इस पे भी क्लिक करेंगे तो वही काम होगा। सो प्लस के साइन से भी सीट की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। शिफ्ट के साथ F11 से भी सीट की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। अब आप ही आपको कैट लाइन दिख रहा है एक सीट में 23 ठो। शिफ्ट के साथ पेज डाउन प्रेस करिएगा, पेज डाउन क्या होगा? ऊपर का पेज दिखाएगा। पेज डाउन जाने से पेज ऊपर जा रहा है, पेज अप करने से पेज नीचे आ रहा है। समझ आ रहा है? ऊपर करेंगे तो 24 से 23 से लेकर नीचे तक आएगा। फिर नेक्स्ट, यानी पेज डाउन से नीचे वाला पेज आप देख सकते हैं, पेज अप से ऊपर वाला पेज देख सकते हैं। पेज अप से ऊपर वाला, पेज डाउन से नीचे। और कंट्रोल के साथ पेज डाउन से अगला सीट, पेज अप से पिछला सीट। मान लीजिए आप सीट नंबर 9 पे है, पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा कंट्रोल के साथ? थोड़ा बड़ा कर लीजिए। चेंज हो रहा है? कुछ पता चल रहा है? सीट अदल बदल हो रहा है ना? सीट बदलना हो तो कंट्रोल के साथ, है ना? सीट लेफ्ट राइट अगर जाना हो तो आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन पेज अप। पेज ऊपर नीचे खिसकाना हो तो शिफ्ट के साथ। पेज बाएं दाएं खिसकाना हो अल्ट के साथ। आप जरा गौर करिएगा, अभी एक स्क्रीन में कितना कॉलम दिख रहा है? W तक। तो आप अल्ट के साथ पेज डाउन करेंगे तो क्या होगा? W के बाद X से नेक्स्ट आएगा। ऐसे करके अल्ट के साथ पेज डाउन दबा दबा के आप नेक्स्ट जो है पेज सब राइट डायरेक्शन में देख सकते हैं। पेज अप करने से पिछला वाला पेज सब वापस, यानी एक तरह का स्क्रॉलिंग। ये वाला स्क्रॉल बार यूज करना है तो अल्ट के साथ पेज डाउन पेज अप। ये वाला स्क्रॉल बार यूज करना है तो शिफ्ट के साथ पेज अप पेज डाउन। और सीट बायां दायां अगर करना हो तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक वही सब चीज। शिफ्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, अल्ट के साथ, सब में पेज अप पेज डाउन ही लगा हुआ है। उसके बाद है कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, कंट्रोल के साथ राइट एरो, कंट्रोल के साथ अप एरो और कंट्रोल के साथ डाउन एरो। चार है, इसमें जाइए। और हमें लगता है ये सब आप यूज किए हो। कंट्रोल के साथ लेफ्ट दबाने से पहला कॉलम, राइट दबाने से लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम 16,384वां होता है, जिसको ABCD में हम लोग XFD बोलते हैं। उसका हेडिंग देखिए, XFD आ रहा है ऊपर, 16,384वां है। इसको देखने का तरीका हमने बताया था कि फाइल में जाके आप ले लीजिए ऑप्शंस। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें लीजिए आप फॉर्मूला R1C1 रेफरेंस स्टाइल, टिक मारिए, ओके करिए। आपको यहाँ कितना दिख रहा है? दिख रहा है? इसको पहले जैसा अगर चाहिए तो फाइल में जाके ऑप्शन ले लीजिए और फॉर्मूला के अंदर R1C1 वाला ऑप्शन अनटिक लगाइए, ओके करिए। इससे आप अपना वापस देख सकते हैं। कंट्रोल लेफ्ट से इधर हो गया, कंट्रोल डाउन से लास्ट रो दिखेगा, 10,48,576वां। अप से आपका ऊपर वाला दिखेगा। इसी लाइन में अगर आप लिख रहे हैं
लाइन के शुरू में जाना हो तो होम दबाइए तो लाइन के शुरू में चला जाएगा। मान लीजिए ऐसे कुछ कुछ लिखते जा रहा है, लास्ट सेल तो आपका यही वाला है, होम दबाएंगे तो शुरू में जाएगा, इंड दबाएंगे अगर कंट्रोल के साथ तो वहां जाएगा जहां पर आप लास्ट लिखे हैं। कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो शुरू में जाएगा जहां से सीट शुरू होता है, पहला सेल। इसमें वही शॉर्टकट सब दिया हुआ है कि आप होम से किसी लाइन के शुरू में जाते हैं, कंट्रोल इंड से वहां पहुंचते हैं जहां तक आपकी लास्ट पहुंच है, यानी जहां तक आप लिख पाए हैं। कंट्रोल होम से किसी सीट के शुरू में सीधे चले जाते हैं। कंट्रोल सेमी कॉलन से डेट आ जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन से टाइम आ जाएगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए ऊपर हम डेट लिख देते हैं, यहाँ टाइम लिख देते हैं। अब यहाँ पे कर्सर रख के अगर कंट्रोल सेमी कॉलन दे तो कंप्यूटर अपने आप डेट दे देगा, आपको देने का जरूरत नहीं। कंट्रोल शिफ्ट अगर सेमी कॉलन देंगे टाइम आ जाएगा, है ना। अगर दोनों चाहिए तो इसमें लिखिए इक्वल टू नाउ, एक फॉर्मूला है इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट छोटा स्टार्ट बंद इंटर। अगर आप आज का डेट चाहते हैं फॉर्मूला से तो इसमें लिखिएगा इक्वल टू टुडे एंटर, है ना। ये सब तरीका है लाने का। जितना भी हमने आज पढ़ाया उसको एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि एक बार रिकॉल हो जाएगा तो बेसिक चीज आपको पता हो जाएगा। फिर जो एग्जाम्पल आपको बताए थे उसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, आज इतना ही था। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें और अपना कमेंट जरूर करें आपको वीडियो किस तरह का लगा। और आगे नए वीडियो के लिए रेगुलर जो है चैनल को देखते रहें। ऑफलाइन क्लासेस के लिए 4 से 5 में आप संपर्क कर सकते हैं, एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं KCTC सीतामढ़ी के नाम से।